हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 1 का कुछ पोर्शन छूट गया था, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके अंतर्गत हमारे 3 पॉइंट्स छूट गए थे। एक तो उदरोत्पादन और उदरोत्पादज क्या होते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं और इससे ठंडक कैसे पैदा होती है, और पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था है कौन सी। एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को लेंगे। सबसे पहले उदरोत्पादन और उदरोत्पादज। उदरोत्पादन क्या होता है, हमने अवस्था परिवर्तन देखा पदार्थ का। उसमें हमने देखा है कि ठोस जो है गर्म करने पर द्रव में और द्रव गर्म करने पर गैस में बदल जाते हैं। एक और परिवर्तन होता है जिसमें ठोस को गर्म करने पर वो सीधा ही गैस में बदलता है, उसकी द्रव अवस्था नहीं आती। इस परिवर्तन को कहते हैं उदरोत्पादन। जब किसी ठोस को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, अर्थात द्रव अवस्था आए ही नहीं, तो यह प्रक्रिया उदरोत्पादन कहलाती है। इस प्रकार का जो अवस्था परिवर्तन होता है उसे उदरोत्पादन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। अब उदरोत्पादज क्या होते हैं, जो पदार्थ उदरोत्पादन की क्रिया दर्शाते हैं उन्हें उदरोत्पादज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कपूर। आपने देखा होगा कपूर को जब हम पूजा की थाली में जलाते हैं तो वो सीधा ही उड़ता जाता है, जलाते हैं तो उड़ता जाता है, वो पिघलता नहीं है। घी को जब हम जलाएंगे तो पहले पिघलेगा फिर वो उड़ेगा, यानी कि पहले द्रव अवस्था आएगी फिर गैस अवस्था आएगी। लेकिन कपूर को जलाने पर वो सीधा ही उड़ जाता है, यानी कि उसकी ठोस से सीधी गैस अवस्था आती है। तो कपूर एक उदरोत्पादज पदार्थ है जो उदरोत्पादन की क्रिया को करता है। ऐसे ही नौसागर, अमोनियम क्लोराइड, वो भी एक उदरोत्पादज है। नेफ्थलीन, वो भी एक उदरोत्पादज है। उदरोत्पादज पदार्थों के उदाहरण हमारे सामने हो गए कपूर, नेफ्थलीन और नौसागर। उदरोत्पादन की जस्ट विपरीत क्रिया निक्षेपण कहलाती है। जैसे द्रव को हम गैस में बदलते थे उस प्रक्रिया को क्या कहते थे, वाष्पन, और गैस को जब हम द्रव में बदलते थे उस प्रक्रिया को कहते थे संघनन। वैसे ही जब उदरोत्पादन की क्रिया होती है कि ठोस जो है सीधा गैस में बदला, तो इसकी विपरीत प्रक्रिया भी होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं निक्षेपण। जब ठोस को गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदलता है तो इसी गैस को ठंडा करने पर सीधा ही ठोस में बदलता है, यानी कि पदार्थों की द्रव अवस्था होती ही नहीं है, आती ही नहीं। तो जब कपूर को हम जलाते हैं वो गैस में बन करके उड़ती है, उसके ऊपर एक ठंडी थाली रख दें तो उसकी सतह पर कपूर जम जाती है, तो ये क्या कहलाएगा, निक्षेपण। तो उदरोत्पादन की विपरीत प्रक्रिया निक्षेपण। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण और शीतलता। हमने देखा है वाष्पन, जब द्रव को गर्म किया जाता है वो क्वथनांक पर गैस में बदलता है। द्रव को गैस में बदलने के लिए हाथों हाथ हमें उसको क्वथनांक तक गर्म करना पड़ता है, लेकिन द्रव रखा रखा भी गैस में बदलता रहता है। पानी है, पानी को हमने खुले में कहीं छोड़ दिए, हम देखते हैं 2-3 दिन बाद वो पानी गायब हो जाता है। वहां किसी ने उसको गर्म नहीं किया है, वायुमंडलीय तापमान है, लेकिन वायुमंडलीय तापमान पर भी उसके कण, जो ऊपरी सतह के कण है, वो ऊष्मा पा करके उड़ते रहते हैं। आसपास के वातावरण से एनर्जी, ऊष्मा एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को गैसीय अवस्था में बदल लेते हैं, यानी कि उस सतह को छोड़ देते हैं ऊपर। तो ये प्रक्रिया जो है, जो सामान्य ताप पर होती है, किसी द्रव की सामान्य ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक पर जब वो वाष्प में बदलता है तो उसे तो हम वाष्पन कहते हैं, और जब वो सामान्य ताप पर स्वतः ही बिना किसी ताप को दिए वायुमंडलीय ताप को अवशोषित करके जब वो वाष्पीकृत होता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। धूप में जब हम कपड़े सुखाते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा सूखते हैं। कहीं रखा हुआ पानी अपने आप इसी प्रक्रिया के कारण उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। सबसे पहला कारक है सतह का क्षेत्रफल। जितनी ज्यादा बड़ी सतह होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। एक गिलास पानी को हम गिलास में रखें या उसी गिलास के पानी को हम थाली में फैला करके रखें, पहले कौन सा पानी उड़ेगा, पहले थाली वाला पानी उड़ेगा, क्योंकि सतह ज्यादा होगी। ज्यादा सतह होगी तो ज्यादा जगह से ऊपर हवा में उड़ते रहेगी। यही तो वाष्पीकरण है।
तो सतह का क्षेत्रफल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है तापमान, गर्मी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी। हम देखते हैं गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में थोड़ी देर से सूखते हैं, बरसात में बहुत देर से सूखते हैं। बरसात में देर से सूखने के लिए एक और कारण उत्तरदायी है, आर्द्रता। पहला हो गया सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया तापमान। सतह जितनी ज्यादा होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी, तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। अब आर्द्रता पहले से ही ज्यादा होगी वायुमंडल में तो उस पानी को धारण करने की वायु की क्षमता भी कम हो जाएगी, जो वाष्पीकृत हो रहा है तो वो वाष्पीकृत नहीं होगा। यही कारण है कि बरसात के दिनों में क्योंकि चारों तरफ नमी बहुत ज्यादा होती है तो हमारे शरीर का पसीना भी नहीं सूख पाता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। तो तीसरा कारण जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो क्या हो गया, आर्द्रता। चौथा कारण, आपने देखा होगा कि जब तेज हवाएं चल रही होती है कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। उसका कारण तेज हवाएं जैसे ही जल वाष्पीकृत होता है उसको उस नमी को वहां से हटा देती है तो अगली नमी के लिए जगह बन जाती है। तो हवा की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो चार फैक्टर वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। इन चार से प्रभावित होकर के वाष्पीकरण का घटना बढ़ना इनके माध्यम से संभव होता है। वाष्पीकरण से शीतलता, जिस जगह पर वाष्पीकरण होता है उसके आसपास के वातावरण में ठंडक पैदा हो जाती है। इसका कारण क्योंकि जो अणु वाष्पीकृत हो रहे हैं वो आसपास के वातावरण से ही तो ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसी ऊष्मा को अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो रहे हैं तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, इससे ठंडक महसूस होती है। पेड़ पौधों के नीचे ठंडक महसूस होने का यही कारण है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, लगातार जमीन से अवशोषित पानी को हवा में उड़ाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण नहीं कहते, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया पेड़ पौधे सक्रिय रूप से करते हैं, इस कार्य को करने में उनके शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। ये स्वतः नहीं होता है, वो पानी को पहले जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाएंगे और पत्तियां फिर उनको ऊपर उड़ाती। तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में थोड़ा सा अंतर है। चीज एक ही, पानी का हवा में उड़ना, लेकिन क्योंकि ये सक्रिय रूप से होता है इसलिए जब पेड़ पौधे इस क्रिया को करते हैं तो इसे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और जब सामान्य रूप से होती है तो इसको वाष्पीकरण करते हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में ठंडक पैदा होने का कारण है कि आसपास से जल को उड़ाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, इसके कारण शीतलता उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे लगातार इस क्रिया को करते हैं, चाहे उन जड़ों में आप पानी दे या नहीं। यही कारण है कि जब हम जड़ों में पौधों को पानी नहीं देते तो अपने शरीर की जो उनके शरीर के अंदर जो जल है उसको भी वाष्प के रूप में बढ़ा देते हैं, वो फिर वो सूख जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को पौधों के लिए आत्मघाती क्रिया कहा गया है, लेकिन वो इसे लगातार करते हैं और अपने आसपास की ठंडक को बनाए जब तक कि उनके शरीर का पूरा पानी सूख नहीं जाता। देखिए आप, पेड़ पौधों से बड़ा कोई दानी हो सकता है। आपको ठंडक देने के लिए वो अपने शरीर को भी होम कर देते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा छूटा था पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने देखी है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। इस अवस्था में जो गैस होती है, गैसीय अवस्था के अगर सारे के सारे अणु या परमाणु आयनीकृत हो जाए तो वो अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। नियोन बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स, एलईडी बल्ब्स वगैरह, इनमें जो गैसें होती है जैसे हम विद्युत प्रवाहित करते हैं वो आयनित हो जाती है और उनमें एक खास चमक पैदा होती है जो उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहीं वो नीली होगी, कहीं पीली होगी, कहीं दूधिया होगी। तो जो गैस भरी है उस पर निर्भर करता है उसकी चमक कैसी होगी। लेकिन वो प्लाज्मा अवस्था है जब गैसीय अवस्था में गैस के सारे कण, चाहे अणु हो या चाहे परमाणु, अगर वो आयनित हो जाते हैं तो अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। सूर्य और तारे, सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य और तारों के अंदर जो चमक होती है वो उसी प्लाज्मा के कारण होती है। उनके अंदर जो भरी हुई गैसें हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होती है, जिसके कारण इतनी लाइट्स, इतनी जबरदस्त प्रकाश ऊर्जा निकलती है।
प्लाज्मा अवस्था क्लियर। पदार्थ की 5वीं अवस्था पिछली शताब्दी में ही इसके बारे में भविष्यवाणी करी थी हमारे देश के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, नोबेल प्राइज विजेता है, और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने इस पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणनाएं की थी और उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये घोषणा की थी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था संभव है। और उन्हीं का आधार लेकर के सन 2001 में ये जो घोषणा हुई थी, लगभग 1920 के आसपास की बात है, और 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक इरिक वान कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमेन, इन 3 वैज्ञानिकों ने पदार्थ की उस 5वीं अवस्था का निर्माण करने में सफलता पाई। इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज भी मिला। इरिक वान कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमेन, ये 3 वैज्ञानिक थे। 2001 में पदार्थ की 5वीं अवस्था का निर्माण किया। वो कैसे किया? सामान्य वायु के दाब से भी 1 लाख कम घनत्व जितनी वायु को अत्यधिक कम ताप पर ठंडा करके उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया, बीईसी, जिसे बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था का नाम ही सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा। तो ये हमारे पॉइंट्स कवर हो गए। पार्ट 1 के जो बचे हुए थे, नोट्स में इसकी सारी चीजें आपको भेजी जा चुकी है, पढ़िए।